श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आ रही है, जहां पर पदमपुर धान मंडी में होने वाला भाजपा संवाद कार्यक्रम के स्थगित होने की सूचना मिली है। माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक पहुंचने वाले थे संवाद कार्यक्रम में, अब पदमपुर नहीं पहुंचे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष। भाजपा में गुटबाजी की खबरें अब सामने आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश स्तर तक मामला पहुंचने की सूचना आ रही है। तो माटी कला बोर्ड अध्यक्ष पदमपुर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या भाजपा में अंदर खाने गुटबाजी है? क्या गुटबाजी का शिकार बीजेपी हो रही है? बीजेपी में गुटबाजी की खबरों ने तूल पकड़ा है। तो श्रीगंगानगर के पदमपुर में भाजपा प्रदेश स्तर तक अब मामला पहुंचने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। क्या गुटबाजी की भेंट चढ़ा बीजेपी का कार्यक्रम? संवाद कार्यक्रम होना था, लेकिन उसमें माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक नहीं पहुंचे, उन्हें भी इस कार्यक्रम में पहुंचना था। पदमपुर नहीं पहुंचने पर माटी कला बोर्ड अध्यक्ष जब पदमपुर नहीं पहुंचे इस कार्यक्रम में, संवाद कार्यक्रम में, तो अब भाजपा के अंदर खाने गुटबाजी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या गुटबाजी का शिकार बीजेपी? माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय क्यों नहीं पहुंचे श्रीगंगानगर के पदमपुर में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में? और अब खबर डीडवाना से है, जहां पर एसीबी की जागरूकता बैठक संपन्न हो चुकी है। लोगों से भ्रष्टाचार रोकने में सहयोग का आह्वान किया गया है। एसीबी की कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई है। टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर पर गुप्त सूचना देने का आह्वान भी किया गया है। आज एंटी करप्शन ब्यूरो की जागरूकता बैठक हुई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने लोगों के बीच में ये संदेश दिया है कि टोल फ्री नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार का प्रकरण नजर आए तो एंटी करप्शन ब्यूरो को सहयोग करें, उन्हें जानकारी दें और एंटी करप्शन ब्यूरो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेगा। हमने नागौर चौकी में डीडवाना में मीटिंग ली, जागरूकता कार्यक्रम था यहाँ पे, और इसमें हमने जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत की मांग करता है तो आप 1064 टोल फ्री नंबर है, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, हमसे आके पर्सनली भी मिल सकते हैं। इसके अलावा पद के दुरुपयोग या आय से अधिक संपत्ति के कोई केस उनकी नज़र में है तो वो भी आके दर्ज करा सकते हैं, चौकी पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो बिना बेझिझक आके चौकी पे। वहीं सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाइपलाइन डालने के दौरान सीएनजी गैस में अचानक से लीकेज का मामला सामने आया है। सड़क पर कार्य के चलते गुजरात गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर संबंधित अधिकारी अब मौके पर पहुंचे हैं और कार्मिकों ने पाइपलाइन को अभी फिलहाल दुरुस्त कर दिया है। शहर के अंबाजी मार्ग पारसी चाल के पास की ये घटना बताई जा रही है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लॉयर चैम्बर में सीनियर अधिवक्ताओं से बातचीत की। तो वहीं प्रदेश सरकार की नीतियों को कोसते हुए बिगड़ती कानून व्यवस्था और ट्रांसफर पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान डोटासरा ने बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया है। में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि 10 साल से जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली की पर्चियों से चला, उससे आम वर्ग जो है वो दलित है, तकलीफ में है। किसान हो, नौजवान हो, मातृशक्ति हो, चाहे छोटे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, सारे के सारे 10 साल के कुशासन से त्रस्त हैं। उन्होंने चेहरा जरूर बदला, लेकिन गवर्नेंस वो की वही है, और गवर्नेंस उनकी अच्छी नहीं है। जो खट्टर साहब थे उनको पहली बार आए, उनको एमएलए बना दिया, एमएलए बनते ही वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जो गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात है, वो गुजरात मॉडल यही था कि जो स्थापित अच्छे नेता हैं, जनता के चहेते जो नेता हैं, उनको कुछ भी मत बनाओ और बिल्कुल नए लोगों को बनाओ, जिससे वो केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जो नेतृत्व है दिल्ली का, उसको चैलेंज नहीं कर सकें और वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वहाँ पर सरकार चला। वहीं चूरू के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने रतनगढ़ स्थित जिला अस्पताल, सीएमएचओ कार्यालय और आरयूडीआईपी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया।
इस दौरान रतनगढ़ तहसीलदार गिरधारी सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर के सौंदर्यकरण के भी निर्देश दिए गए हैं। आज पहली बार रतनगढ़ आना हुआ है मेरा कार्यभार ग्रहण करने के बाद, और मैंने अभी यहाँ पे जो अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण किया है। सीएमएचओ साहब का ऑफिस है, पीएमओ साहब का ऑफिस है। चूँकि डीएच ये नया बना है, स्टाफ की भी समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी थोड़ी समस्या है। उन चीज़ों को देखा है, थोड़ा साफ़ सफाई को लेके, मरीजों के परिजनों को बैठने की जगह को लेके, इन चीज़ों को लेके कुछ डायरेक्शन दिए हैं। हमारी जो अगली DHS होगी, RMRS की मीटिंग्स होगी, उसमें भी हम चीज़ों को टेकअप करेंगे। ट्रॉमा को लेके भी एक बार डॉक्टर साहब से बात करिए, कैसे हम क्या कर सकते हैं उसको लेके प्रयास करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि जो भी यहाँ पे लगभग 1100-1200 का OPD है दिन का, तो जो भी मरीज यहाँ आ रहे हैं, और जो IPD भी अच्छा खासा है, दिन की 3-4 डिलीवरी हो रही है, तो मरीजों को, उनके परिजनों को अच्छी सुविधा मिले। और जो सरकार की जो भावना है कि हर जो व्यक्ति है वो आयुष्मान जो अपनी योजना चल रही है, आरोग्य योजना चल रही है, उसके अंतर्गत जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो भी लाभ मिले, इसके लिए हम इन सभी के साथ। वहीं डूंगरपुर जिला प्रशासन और पंचायत समिति सीमलवाड़ा की ओर से दिव्यांग जन सहायता शिविर और कलेक्टर की जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांग जन के निःशक्तता और प्रमाण पत्र बनाए जाने के साथ सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कलेक्टर अंकित सिंह ने जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं का समाधान करते हुए राहत दी। कलेक्टर ने दिव्यांग जन सहायता शिविर में तैयार 65 दिव्यांग जनों को निःशक्तता प्रमाण पत्रों का वितरण किया। वहीं इस मौके पर कलेक्टर अंकित सिंह ने विशेष जन सुनवाई भी की, जिसके बाद ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और कलेक्टर को अपनी वेदना भी बताई। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को तसल्ली से सुना। जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रहता है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पंचायत समिति सीमलवाड़ा के अंदर एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें जन सुनवाई भी की गई और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सहायता शिविर भी लगाया, जिसमें हमने जिला लेवल के जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पर बैठाया है, ताकि कोई दिव्यांगजन है जिसके दिव्यांगता की जो जांच होनी है वो कैंप लेवल पर ही हो जाए और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ना जाना पड़े। साथ ही साथ जो जन सुनवाई में प्रकरण हमें प्राप्त हुए हैं उस पर भी हमने सभी को अच्छे से सुना और जो कार्रवाई बनती है नियमानुसार उसको भी। वहीं भरतपुर के बयाना अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम नजर आ रहा है। दरअसल सोनोलॉजिस्ट का पद खाली होने से प्रसूताओं की जांच नहीं हो रही है, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रसूताओं को निजी लैब और निजी अस्पतालों में 500 रुपये देकर सोनोग्राफी जांच करवानी पड़ रही है। मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जब भी हमसे सूचना मांगते हैं और हम भी अपनी तरफ से सूचना देते रहते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ मांग उठ चुकी है। जिस NGO वगैरह से हमारे जो सोनोग्राफी मशीन लगी है उनका भी ज़रूरत, उन्होंने भी कई बार मांग उठाई है, तो हमने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर CMHO साहब से भी सूचना करी है। एक बार यहाँ कलेक्टर साहब की विजिट हुई थी, तो उन्होंने यहाँ ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने एक डॉक्टर का ऑर्डर भी निकाला था, लेकिन उनकी क्या है कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आया था, इसलिए वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। वहीं टोंक में भूमाफिया खातेदार काश्तकारों की जमीन पर फर्जीवाड़ा कर कॉलोनी काटने लगे हैं। इसी मामले को लेकर एक खातेदार ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं एक काश्तकार की खातेदारी भूमि, जिसका प्रकरण भी कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर भी भूमाफियाओं ने कॉलोनी काट दी है। ये पूरा मामला टोंक के धोला खेड़ा का है। जमीन के खातेदार लल्लूराम सैनी और उनके बेटे अर्जुन सैनी का आरोप है कि उनकी जमीन पर उनकी बिना किसी सहमति के कब्जा कर सखी विहार के नाम से कॉलोनी काटी गई है। कुछ जमीन है धोलाखेड़ा में खसरा नंबर 784, इसके अंदर भूमाफियाओं द्वारा कुछ जमीन को गैरकानूनी तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है और ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये 90 अप्रूव्ड है और कन्वर्जन करा ली गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से लोगों को ये प्लॉट बेच रहे हैं, उनके लोगों के साथ खेला जा रहा है पैसों के साथ। और कल जिला कलेक्टर के पास आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और भूमाफियाओं के खिलाफ नगर परिषद आयुक्त और तहसीलदार महोदय को पत्र दिया गया है कि ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तसीमो कस्बे में 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ और इस कार्यक्रम में पहुंचे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में
कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि खेल से खिलाड़ियों का शारीरिक विकास होता है। राज्य स्तरीय फुटबॉल के महाकुंभ में राजस्थान प्रदेश की 108 टीम 14 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग में भाग ले रही हैं। 7 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में करीब 2500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 68वीं खेल प्रतियोगिता, यहाँ फुटबॉल की खेल प्रतियोगिता धौलपुर में हो रही है। पूरे राज्य से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जब हम सब साथ में आते हैं तो अलग अलग ज़िलों से एक दूसरे से सीखते हैं, मुकाबला होता है, उससे भी हम सीखते हैं। और राजस्थान के सभी ज़िलों में मित्रता होती है। हमारे युवा खिलाड़ियों को एक अनुभव भी होता है, अपने घर से बाहर निकल के खेलने का, सबसे मिलने का एक अनुभव होता है। यहाँ पर धौलपुर में सब मैं लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने ये व्यवस्था करी, लोगों के घर खोल दिए, वहाँ पर अपने बच्चे रुक रहे हैं, विद्यालयों के अंदर बच्चे रुक रहे हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे हमारी माँ भगवती विद्यापीठ स्कूल को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस पूरे खेल की यहाँ पर व्यवस्था करी। और अब खबर टोंक से है, जहां पर मनरेगा कार्य में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर फरासिया के लोगों ने लांबा ग्राम पंचायत के सरपंच और अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। परिवादी का कहना है कि उसके और उसकी पत्नी के नाम से मनरेगा के मास्टर रोल में 6 जून 2020 से 11 नवंबर 2022 तक फर्जी हाजिरी भरकर 29,742 रुपए हड़प लिए गए हैं, जबकि उन्होंने उस दौरान कोई कार्य नहीं किया था। हमारे ग्राम पंचायत के वासी हैं रामलाल जी, स्नोप बाजूलाल जी। इनके जॉब कार्ड को इन्होंने यूज में लेके 100 दिन की पूरी हाजिरी करके 100 दिन का जो अमाउंट है 10,401 ट्रांजैक्शन है और 19,342 रुपये का एक ट्रांजैक्शन है। वो वहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच कैलाश तिवारी, सेक्रेटरी बाबूलाल चौधरी, लादूलाल जी सेन विकास अधिकारी और मेहट कमल बलाई द्वारा निकाला गया और फर्जीवाड़ा किया गया। ऐसे में परिवादी की तरफ से मांग कर वहीं कोटपुतली के बहरोड से खबर आ रही है, जहां पर बदमाशों के 2 गुटों में फायरिंग का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान कई राउंड फायर हुए हैं। फायरिंग के दौरान 2 लोगों को गोली भी लगी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अब बदमाशों के वाहनों में तोड़फोड़ की है। कैंपर में सवार होकर आए बदमाश मौके से पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही बहरोड डीएसपी कृष्ण कुमार यादव मौके पर पहुंचे और बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव बगवाड़ी की ये घटना बताई जा रही है। तो बहरोड में फायरिंग के दौरान 2 लोगों को लगी गोली। बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई है। हमारे सहयोगी रिप्लेश यादव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। क्या है पूरा मामला? रिप्लेश, बदमाशों के 2 गुटों में विवाद हुआ है, क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मैम, पुलिस मौके पे है और अस्पताल में इसको घायलों को भर्ती करा दिया है। इनकी हरियाणा में नारनौल कोर्ट में पेशी के दौरान झगड़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों में जी। उसके बाद आज इनकी आमने सामने दोनों गुट भिड़े हैं, जिसके बाद लोगों ने इनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी है। एक युवक के कंधे में गोली लगी है, पैर में लगी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बदमाशों के 2 गुट जिनमें झगड़ा हुआ और फायरिंग हो गई, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए हैं।